रणवीर सिंह खंडेला एक आम किसान शिक्षाविद परिवार में जन्मा हुआ। बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप करा चुके हैं। हमारा एक छोटा भाई सुनील साई था, उसका ब्रेन डेथ होने के बाद हमने उसके ऑर्गन डोनेट करवा के 4 नई जिंदगियां दी थी लोगों को। राजनीति करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, राजनीति की बजाय सेवा नीति में इसको ज्यादा समझूंगा। आज भी पीडीओ से जो समस्याएं चलती आ रही हैं, वही रोडें टूटी हुई हैं, पानी की सुविधाएं नहीं है, कोठी बंगले मकान महंगी गाड़ियां, ये तो पुराने नेता करते आए हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा खुद से करना पड़ता है। भगत सिंह आज के जमाने में चाहिए सबको, लेकिन वो पड़ोस वाले घर में चाहिए। और सबसे बड़ी जो महामारी आपने बताई वो है सूखा नशा। नमस्कार, राम राम। आज हमारे साथ हैं श्रीमान रणवीर सिंह जी, जिनको आप सब लोग जानते होंगे जिगरी भाई के नाम से, और 5600 सेवा समिति के नाम से आप उनको अच्छे से जानते होंगे। तो स्वागत है रणवीर जी आपका हमारे यहाँ चैनल पे। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी राजस्थान के युवा भाइयों का, आपके दर्शकों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जो आज आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जी, तो रणवीर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि रणवीर सिंह खंडेला कौन है? रणवीर सिंह खंडेला एक आम किसान शिक्षाविद परिवार में जन्मा हुआ युवा है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा नीति करने के लिए आगे परस्पर बढ़ने की प्रयास कर रहा है। आपके बीच में था, है और रहेगा। तो आपने कहा समाज सेवा, तो समाज सेवा से मेरे को याद आया कि आप एक सेवा समिति भी चलाते हैं। जी, हमारी एक 5600 सेवा समिति के नाम से समूह है, जिसमें हम बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप करा चुके हैं। मैंने खुद ने और मेरे साथ के भाइयों ने ऑर्गन डोनेट कर रखे हैं पहले से। हमारा एक भाई का छोटा भाई सुनील साई था दुजोद में, जिसकी स्मृति में हम पुण्यतिथि पे ये रक्तदान शिविर लगाते हैं। उसका ब्रेन डेथ होने के बाद हमने उसके ऑर्गन डोनेट करवा के 4 नई जिंदगियां दी थी लोगों को। तब से हमारा लगातार प्रयास यही रहता है कि आम जन, जो गरीब किसान पिछड़ा वर्ग है, वहां तक हम हमारी सेवा किस हिसाब से पहुंचा सकते हैं, उसका हम सतत प्रयास करते रहते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो समाज सेवा से अभी हमने सुना है कि आप राजनीति में भी आ रहे हो, तो समाज सेवा से राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया आपने? राजनीति करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, राजनीति की बजाय सेवा नीति में इसको ज्यादा समझूंगा। कि समाज सेवा में आदमी वो कुछ हासिल नहीं कर पाता, या फिर चाहकर किसी की मदद करना चाहे वो वहां तक कर नहीं पाता। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि राजनीति सेवा करने का सबसे बड़ा मकसद है, जिसमें कोई पद हो या फिर जैसे कोई राजनीतिक प्रशासनिक कारण हो, समझ लो, जिनका अपने पास पद रहे तो अपन आम गरीब किसान की सेवा आसानी से कर सकते हैं। जबकि एक आम समाज सेवी आदमी वो कुछ सब कुछ नहीं कर सकता जो एक राजनेता सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप राजनीति में नहीं आते और सिर्फ समाज सेवी बने रहते हो, तो उस लेवल पे आप लोगों की सहायता नहीं कर जी पाते, या लोगों के लिए उस लेवल पे आप चीजें नहीं कर पाते जो एक जी, राजनीति में रह के कर सकते? इसका एक नायाब सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कोई सिक्कर से हमारे पेशेंट आ गया और उसको एसएमएस हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा, उसकी मैं मदद नहीं कर पा रहा, तो मैं एक आम समाज सेवी होने के नाते ये मेरी पीड़ा है कि मैं वहां तक पहुंच नहीं कर पाता हूँ। अगर किसी आदमी के पास जैसे कोई राजनीतिक पद पे है, प्रशासनिक पद पे है, तो वो क्या है कि अपने मिलने वालों के, जो भी उससे जुड़े हुए आदमी हैं, उनकी सेवा करने के लिए वो तत्पर रहता है, और उसके उस पद का प्रभाव ये रहता है कि वो अपने से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनकी आसानी से सेवा कर पाता है। ओके, तो आपने कहा है कि आप राजनीति में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं ताकि लोगों की आप अच्छे से सेवा कर सकें, जी बिल्कुल, प्लस सेवा का थोड़ा सा स्तर बढ़ सके नायाब और तरीका दायरा है। बढ़ सके। जी बिल्कुल। ओके, तो 5600 सेवा समिति की आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, शुरुआत के पीछे ये है कि शुरू से ग्रामीण परिवेश से एक दूसरे की मदद करके बहुत अच्छा सुकून मिलता है, और घर परिवार का माहौल भी ऐसा है कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ओके, तो कोशिश यही रहती है कि हर संभव मदद कर सकें। और हमारे उस भाई का, जिसका मैंने जिक्र किया, सुनील साई की ब्रेन डेथ होने के बाद हमने 4 जिंदगियां नहीं दी। तो उसके बाद में क्या है कि मैं नर्सिंग ड्रॉप आउट हूँ, तो मेरे दिमाग में ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता थी। तो रक्तदान जो शिविर होते हैं उसमें क्या है कि ये सेवा करने का सबसे नायाब तरीका है। एक ब्लड यूनिट 3 लोगों की जिंदगी बचा सकती है। तो हमने ये प्रण लिया है कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम हमारे तौर तरीके से सेवा करते रहेंगे, जिसमें ऑर्गन डोनेशन हो, ब्लड डोनेशन हो, लाइव ब्लड डोनेशन हो। हमने अब तक 850 निःशुल्क रक्त की जो यूनिट हैं वो लोगों तक पहुंचाई हैं,
और मैंने खुद ने ऑर्गन डोनेट कर रखे हैं। और बहुत सारे हम सेवा के प्रयास करते रहते हैं, लोगों से निरंतर जुड़ते रहते हैं, और जो भी हमें आदेश मिलता है या हमारा जो भी हर संभव प्रयास होता है, हमारी यथास्थिति हम वो करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप स्वास्थ्य वाले सेक्टर में ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि आप नर्सिंग से जुड़े हुए थे? नहीं, स्वास्थ्य का एक सबसे बड़ा मत भ्रम ये है लोगों में कि आदमी क्या है, स्वास्थ्य के प्रति अभी इतना अवेयरनेस जो अभी आई है हाल के सालों में, वो पहले नहीं थी। इन सालों में क्या है कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता आई है। जब से लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया आया है, लोगों में इन चीजों के प्रति जागरूकता आई है। पहले बचपन में ऐसे सुनने को मिलता था कि यार खून दान थोड़ी करेंगे। घर पे बड़े बड़े बुजुर्ग भी हमारे को यूं कहते थे, मारो छोरो को है कि खून दान करवाई खातर जना थान घी दूध पाए होगे। तो अभी क्या है कि जो परिदृश्य है अभी का मायने यहाँ को कोई मामलों को नहीं, लोग हम बहुत सार की जागरूकता आ गई और लोग खून दान कर रहे हैं। देखो पीसा का मायने डॉक्टर मिल सके, मेडिसिन मिल सके, साधन सुविधा मिल सके, हॉस्पिटल मिल सके, लेकिन आफान खून गुन मिल सके। ठीक है, तो काफी सार की यानी की चीजें हैं जगह का मायने आपा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछ सका। लेकिन वो जो सेक्टर है ना जगह का मायने आपा कोई के लिए ब्लड डोनेट करा, वो एक डायरेक्ट सेवा, नर सेवा नारायण सेवा को एक ये मान लो सीधो माध्यम है, सीधो उदाहरण है वो। ठीक है, तो एकमात्र यही रीजन है। हाँ, और आज जैसे आपने कहा कि मैं माड़ो छोरा को खून, जो आपने अपने स्थानीय भाषा में कहा, हाँ, तो वो चीज क्या आज भी ग्रामीण परिवेश में है वो? देखो जो पुराना माता पिता है, अपना दादा दादी है, बाकी मायने अभी भी इस प्रकार की भ्रांति है कि अपना छोरा को खून जो दान दे देगा तो फिर वो वापस रिकवर होगो को नो होगो, इम कोई बीमारी आ जाएगी, कमजोर हो जाएगो। जबकि मैं थारा पॉडकास्ट के माध्यम से बयान सब ने बताओ चाह रहा हूँ कि रक्तदान करवासू आपने नई ब्लड सेल्स बने, आपने एंटीबॉडी तैयार हुए, इनको कोई रीजन को नहीं। आप बिल्कुल भी एक तरह से भ्रम है पुराना आदमी में। अभी भी कई जगह पर है जहाँ अपना पड़ोस में यूपी जान कोई स्टेट है बठे लोग कहे कि 12वीं खून मंगा और फिर आपको इलाज करे, जबकि राजस्थान में यानी कि कोई भी गुने आपने शेखावटी को जो इलाको है मोस्टली बिका मायने सबू ज्यादा रक्तदान शिविर हुए। तो इसके पीछे आई है कि लोग हम बहुत ज्यादा जीव पढ़ रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम अवेयरनेस आ रही है ये चीजा सु। और युवा होगा के नाते मैं आई राय देव चाहूँ कि माने देकर अगर कोई आदमी सीख वो चाह रहे तो बुराई नहीं देकर अच्छाई का मामला का मैं बताओ जा रही हूँ कि भाई जब मैं समाज सेवा का रूप का मैं हर संभव प्रयास कर रहा तो रक्तदान करवा का मामला में आदमी बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और मैं हमेशा ये चीज के लिए, मेरी टीम हमेशा ये चीज के लिए तैयार रहे। सरकारी स्कूल के लिए जमीन दान करना, 17 से ज्यादा बार रक्तदान करना, अंगदान करना, ये सब दिखाता है कि आप जो आप कहते हो कि समाज सेवा, वो आप सिर्फ कहते नहीं हो, आप करते भी हो। तो देखो क्या है कि शुरुआत हमेशा खुद से करना पड़ता है। भगत सिंह आज के जमाने में चाहिए सबको, लेकिन वो पड़ोस वाले घर में चाहिए, इसलिए शुरुआत हमेशा खुद से करनी पड़ती है। और मेरे गुरु ने सिखाया है कि राजनीति नहीं, सेवा नीति करनी है, और किसी के लिए परमार्थ कर सकें, किसी के लिए अपन काम आ सकें, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई राजनीति सेवा नहीं। मैं समझता नहीं हूँ कि आज किसी आम व्यक्ति को जो पहुंच नहीं पाता है या जिसको जरूरत है, या जो पिछड़ा हुआ है जिसको जरूरत है, अगर आप अपन उसकी मदद कर दें, उसकी आत्मा की अगर अपने को दुआ मिल जाए, तो इससे बड़ा मैं धर्म और मान्यता किसी को मानता नहीं हूँ। तो आप सही मायने में उन सारी चीजों को उतारा है कि पहले मैं खुद करूंगा, फिर मैं दूसरों को उसके लिए आज मोटिवेट करूंगा। आज देखो मैं कहीं भी जाके थोता ज्ञान दे दूंगा तो उन बातों में क्या है कि लोग सब समझते हैं। आज मैं किसी से छुपा हुआ नहीं हूँ, मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है, मेरे से हजारों भाई जुड़े हुए हैं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। जब मैं यहाँ पे बैठ के थोता ज्ञान दे दूंगा तो लोग जाके मेरी भी हंसी उड़ाएंगे कि यार खुद तो ऐसे काम करता है और हमारे को ज्ञान देता है। तो समाज सेवा हो चाहे किसी भी प्रकार की पहल हो, वो हमेशा मैं समझता हूँ कि खुद से शुरुआत करनी पड़ती है। भगत सिंह खुद को बनना पड़ेगा, क्रांति तभी आएगी। तो आपका वो एक, जैसे अपने कहावत है कि पगा बढ़ती कौन दिखा डूंगर बढ़ती दिखा ना, ते पहली पगा बाढ़ दिखा रहे हो, देखो मैं पगा बाढ़ रहा हूँ। की बजाय आ है कि आप मरे स्वर्ग मिले, और ज्यादा चरितार्थ होली के मायने कि आदमी खुद ही होम कमाइन जलर दिखावे, खुद आपकी गाड़ी कमाई लोगों के लिए खर्च कर दिखावे, खुद खून दान कर दिखावे, खुद अंगदान कर दिखावे, खुद जमीन दान कर दिखावे, खुद लोगों की सेवा कर दिखावे, बिका बाद में लोगन के करवा के लिए जना वो मेरा मान बाम बहुत अच्छे रहे।
मतलब एक मेरा पर्सनल सवाल है थारू कि जी हाँ, मान लो थे जमीन को मैं भी सुने हो गए, मतलब न्यूज़पेपर में भी देखा है, काफी इंस्टाग्राम पर भी टाइम पर चालो, तो तन घर का और गांव का किया उन्हीं ओके बावड़ो काम कर रहे हैं। नहीं देखो, एक्चुअली बातें हैं कि मैं जबकि स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ेड़ो, तो मैं भी की सारी पीड़ा बिम प्ले ग्राउंड वगैरह की सारी सुविधा का बारे में पहले मूलभूत सुविधा ज़्यादा को नहीं। अब आर जब सरकारी स्कूल का मास्टर जी वगैरह मारा हूँ, मेरा पिताजी खुद सरकारी शिक्षक से रिटायरमेंट है। तो मारी की ये जो मतलब स्कूल है वह एकदम गांव के नजदीक है, तो भी का बारे में यथा स्थिति में सब कुछ जाना। तो पीसा में सब कुछ मिल सके, लेकिन मैं थाने बतायो कि सेवा को मिल सके, आदमी सेवा को जो मौका है ना, वो परमात्मा कोई कोई नहीं दे। तो माने वो मौको बख्शीश दियो, जमीन है आज पीसा कमाऊंगा और मिल जाएगी। हमारा बाप दादा की बडेरा की जमीन छोटेड़ी है और भाभी खूब है हमारे लिए। तो इसलिए मैं वो डिसीजन करया, मेरा पिताजी खुद शिक्षक आ, शिक्षा से जुड़े रहा, तो भाई चीज को समर्थन करया कि नहीं ठीक है अपना जमीन दान करवाऊं। अगर बच्चा का भविष्य निर्माण हुए, बन खेलवा के लिए प्ले ग्राउंड मिले, वहां के लिए बिल्डिंग बने, वहां के लिए लाइब्रेरी बने, तो वहां के लिए बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि भाई मानो वो मौको मिलो सेवा को कि भाई मैं बच्चा सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़वा के लिए जमीन दान कर सके। तो अगर आप भी उस चीज में कुछ है दिल में और आपको करना चाहिए और आप सोचते हो आपका समाज, आपका घर परिवार, यार दोस्त सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज कहीं भी यथार्थ नहीं है। देखो, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। खंडेला जैसे छोटे से, मतलब खंडेला के भी एक छोटे से गांव ग्रामीण परिवेश से आप आते हो, तो वहां से निकल के और राजस्थान के प्रदेश महासचिव के पद का आप जो अभी कर रहे हो, तो वो वहां तक का जो आपने सपना देखा कि मेरे को ये बनना है, तो लोगों ने उस चीज पे आपको सपोर्ट किया है कि उस पे हंसी उड़ाते थे आप? अब देखो, बात है यहाँ तक पहुंचने की, तो लोगा से जुड़ाव कर, व्यवहार बना, भाईचारो बना, और बी के बाद में आज अठा तक पहुंचवा की करया। आज जब यूथ कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव चल रहे, तो सब भाई बोले कि भाई थाने चुनाव लड़ना चाहिए जा। तो मैं वो फॉर्म भर दियो, और पूरा राजस्थान सुमन बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे है। अब हंसबान तो आ है कि भाई लोग नाकामयाब पर हंसता रहे, और जिस दिन आदमी को अच्छो रिजल्ट आवे, बिका अच्छा दिन आवे, या फिर बिन उपलब्धि मिले, या फिर बिन अच्छो पद मिले, बिका बाद के मायन भाई लोग जगह हंस रहे हैं, वे लोग अपने को ऊपर ताली बजावा लग जाए। तो आलोचक के है कि हर फील्ड का मायन मिलता रहे, और आलोचना में तो मेरो मानना तो आया कि जब तक आलोचक नहीं मिलेगा, जब तक सफलता नहीं मिले। तो कबीरदास जी को एक पुराना दो है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुबाए। ऐसा करके एक दोहा है। तो मैं उसको यथार्थ अभी समझता हूँ कि जिस आदमी की आलोचना नहीं है ना, तो उसकी प्रगति नहीं है। आलोचक तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप आलोचकों को पास में रखते हो कि भाई बता मेरे में और क्या क्या नहीं, वो कमी क्या है? है कि घूम फिर के अपने आप ही बात आ जाती है। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि कहीं भी कमी नहीं छोड़ूं, लेकिन इंसान हूँ, भगवान में हूं नहीं। और हर संभव प्रयास ये करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा बन सकूं, या किसी के काम आ सकूं, या किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और आगे भी मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में यूथ जो है वो जो पॉलिटिक्स है उसकी पूरी दिशा पलट कर देगा? जी, निश्चित रूप से मेरा मानना है। आज से नहीं, बहुत पहले से, आज़ादी के समय जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद भगत सिंह जी ने, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कुर्बानियाँ दी, तब हमारे देश में क्रांति आई। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज के जो हालात हैं, उसमें भी मेरा मानना ये है कि जहां जहां आप नजर पसार के देखोगे पूरे देश में, जहां युवा राजनीति में आए हैं, वहां विकास के नए आयाम निर्धारित हुए हैं। शिक्षा है, चिकित्सा है, रोटी कपड़ा मकान है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें बहुत सारे मूलभूत ढांचों में बदलाव मिले हैं। तो अगर युवा राजनीति में बागडोर संभालेगा, तो निश्चित रूप से देश में बदलाव लाएगा, ये मेरा तय रूप से मानना है। तो मेरा एक थोड़ा सा ये जानना है कि जैसे आप समाज सेवा और सब चीजें कर रहे हो, अभी राजनीति में भी आप आ रहे हो, तो भी आपको भी लगता है कि भाई ऐसा कोई सपना है जो दिल के बहुत करीब है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? जी, निश्चित रूप से मेरा एक सपना है, जो एक मैं मानता हूं कि हर एक आम युवा का सपना होना चाहिए। अपने आसपास से परिप्रेक्ष्य से, समाज में, गांव में, ढाणी में, जब किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा, किसी को मकान नहीं मिल रहा, किसी को शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में लोगों को परेशान होते हुए देखता हूं, तो मेरा मानना है, और पहले से मेरा ये सपना है कि मैं, अमर कोई नहीं रहा, मैं भी नहीं रहना हूं, तो मरना एक दिन सबको तय है, कि मैं लोगों के काम आके मर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, किसी के लिए शिक्षा चिकित्सा रोजगार मुहैया करवा सकूं। तो इसी सबको
देखते हुए मैंने और मेरे साथियों ने ये डिसीजन लिया कि यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश महासचिव के चुनाव पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और इसी के माध्यम से जो भी युवा भाई हैं मैं उनसे जुड़ रहा हूँ, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जीतने के बाद मजबूती से उनकी आवाज़ बनूंगा, उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा, और उनके लिए मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकूं। तो आपका सपना एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ जन सेवा है, नर जी सेवा नारायण आपने बना रखा है। जी, बिल्कुल मेरा यही सपना है। तो जैसे हमारे एक वर्ड चलता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, बेसिकली जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो हमारी चलता है नेपोटिज्म बॉलीवुड में। आजकल मैंने देखा नेपोटिज्म अपने हर एक क्षेत्र में नेपोटिज्म आ गया। तो ये पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स में कितना क्या नेपोटिज्म का आपको सामना करना पड़ता है? जी, ये आज के समय में हर आदमी को नेपोटिज्म का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप देखते होंगे, हर नेता का बेटा नेता बन जाता है, इंडस्ट्रियल पर्सन का बड़ा बेटा इंडस्ट्रियल पर्सन बन जाता है, तो जाहिर सी बात है उनका असर रहेगा। लेकिन जब राजस्थान का युवा जागेगा, नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, मैं निकल पड़ा हूं भाइयों की आवाज बनने के लिए, एक आम किसान परिवार से निकल के सारे भाई एकजुट होंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो मेरा मानना ये रहेगा कि ये कहीं भी हैवी नहीं रहेगा। क्योंकि ये राजस्थान, मैंने आपको बताया कि सूरवीरों की, शहीदों की धरती है। ये प्रदेश है जो संत महात्माओं का प्रदेश है, उनकी परंपराओं को चलाने का संदेश मैं देने के लिए निकला हूं। सारे भाई मेरे साथ इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, मुझे मजबूती प्रदान करेंगे, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार रहूंगा और इस नेपोटिज्म के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर आप राजनीति करते हो तो पैसा चाहिए, अगर सेवा नीति करते हो तो पैसा और नेपोटिज्म नहीं नहीं, कोई मायने नहीं रखता। अगर सेवा नीति करनी है तो रियल में जज्बा, उमंग, जोश, उत्साह होना चाहिए, और युवाओं के लिए या फिर अपने क्षेत्र के लिए और गांव, गरीब, किसान, डाणी, दलित, पिछड़े गरीब के लिए कुछ करने की मन में लालसा होनी चाहिए। फिर ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। एक जैसे आप जिस ग्रामीण प्रदेश से आते हो वहाँ की बात करें, अभी आप प्रदेश महासचिव के चुनाव के लिए भी आप दावेदार हो। तो मेरा ये मान जो मुझे जानना है कि जैसे आज भी अपने पिछड़े वर्ग हैं, जैसे मान लो आपके कंडेला क्षेत्र में भी होंगे और भी अपने राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे पिछड़े गांव हैं। तो वहाँ के युवाओं के लिए आप क्या देखते हो कि एक मेन चुनौती क्या है? उनका रोजगार चुनौती है, शिक्षा चुनौती है, कि चुनौती है क्या? देखो, आज के समय में मेरा मानना यही है कि आप जो बातें बोल रहे हो वो सब चुनौती है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन है, और उद्योग धंधों का प्राइवेटाइजेशन है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इस समय में युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी तकलीफ का विषय है कि उनको मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान है, शिक्षा चिकित्सा है, ये सब आसानी से मुहैया नहीं हो पा रही, और हो पा रही है तो आज की 21वीं सदी के अनुसार नहीं हो पा रही है। तो रोजगार भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर भर्ती आने के बाद में युवाओं से रोजगार छीन लिए गए। शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, महंगी स्कूलें हो रही हैं, जहाँ पे अच्छी उत्तम शिक्षाएं हैं वो मिल नहीं पा रही है। सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा का स्तर है, एडमिशनों का जो स्कोर है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो ये मेरा मानना ये है कि आप किसी भी गांव में चले जाओ, वहां आपको चिकित्सा की जो मूलभूत सुविधाएं जैसे जयपुर, सीकर जैसे बड़े शहर में मिलती हैं, वो आपको गांव डाणी में नहीं मिलेंगी। तो मेरा मानना तो यही है कि आज के दृश्य में ये सारे मुद्दे, जो रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, अपने राजस्थान में तो पेड़ पौधों की है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लगातार, ये सारे मूलभूत मुद्दे हैं जिन पे हर युवा को लड़ाई लड़नी होगी और आगे बढ़ना होगा, आवाज उठानी होगी, क्रांति लानी होगी। युवाओं को आप कह रहे हो लड़ना होगा, लेकिन आजकल के युवा, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें वो ऐसे दसते जा रहे हैं जिनसे वो निकल नहीं पा रहे। जैसे अगर मैं बात करूं कि आजकल राजस्थान में सूखा नशा बहुत प्रचलन में है। अभी आए दिन अखबार में पढ़ते हैं आज यहाँ पे इतना ये पकड़ा, इतना वो पकड़ा। तो आप इस चीज को मेन चुनौती मानते हो कि युवाओं के लिए वो मेन चुनौती है जो मूलभूत आवश्यकता है? मेरे को ऐसा लगता है राजस्थान का युवा आजकल मेन चुनौती ये है जिसके लिए वो परेशान है। देखो, मेरा मानना ये है कि राजस्थान गुरुओं का, संत महात्माओं का, पीरों का और शहीदों का प्रदेश है। तो इसमें उनकी जो परंपराएं जो चलती आ रही हैं, उनको नहीं निभाने के बजाय युवा आजकल सोशल मीडिया में, दिखावे में, रील में, इन सब में धंसता जा रहा है। और सबसे बड़ी जो महामारी आपने बताई वो है सूखा नशा। सूखा नशा में मेरे 5-6 भाई इस दलदल में घुस गए,
कुछ को मैंने बाहर निकालने का प्रयास भी किया है, एक दो जान भी चली गई। और मैं जहां भी जाता हूं सभी युवाओं को मैं मेनली संदेश देता हूं कि मेरे भाइयों, कुछ भी कर लो, सूखी रोटी खा लो, लेकिन सूखे नशे के दंश से बाहर निकल जाओ। इसके लिए अगर आपके आसपास के परिवेश में कोई भाई इसमें धंसा हुआ दिखता है तो उसका इमोशनली फाइनेंशियली मदद करो, नशा मुक्ति केंद्र में डालो। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं काम करूंगा। और शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाओं की जो कमी तो थी आम ग्रामीण परिवेश में, ये सारे मेनली प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो सूखा नशा जब से चला है, ये बड़ी महामारी चल गई। जब पीढ़ियां ही नहीं रहेंगी, नस्ल ही नहीं रहेगी, तो अपन किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसके लिए रहेंगे? अपने माता पिता, गुरुओं का संस्कार भूल जाएंगे, तो फिर अपना कोई मतलब नहीं है, नस्ल ही खत्म हो जाएगी ये। और ये सूखा नशा है ना, वो यही कार्य कर रहा है कि अपनी नस्लें खत्म करने का कार्य कर रहा है। तो मैं मेनली मेरे भाइयों को, युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के भाइयों को, कि सूखे नशे के दंश से दूर रहो और अपने परिवार, माँ बाप से जुड़ के रहो और समाज कल्याण में जितना हो सके वो करो। किसी के लिए लड़ सकते हो तो लड़ो, लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो जो लड़ रहा है, जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, उसकी मदद करो, उसके लिए सहारा बनो, उसके लिए सहायता करो। तो काफी अच्छे, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा पर्सनली क्लोज से इस चीज को देख पा रहे हो, जो कि सूखे नशे, आपने कहा कि जैसे आपने 2-4 भाइयों को खोया है, बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्या है। तो इसमें सरकार का कितना क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखो, मेरा मानना तो ये है कि सरकार चाहे तो पूरे प्रदेश में एक पत्ता सरकार की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता है। इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है, उनमें कहीं ना कहीं ये सरकार का लूप होल है। जब से पोर्टों का, इन सब का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, अडानी के पोर्ट पे आज हजारों क्विंटल ड्रग्स पकड़े जाते हैं। अपने राजस्थान सीमावर्ती बॉर्डरों पे हजारों फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं। उसके बावजूद इस तस्करी पे, इस नशे पे लगाम नहीं लग रही। ये बहुत बड़ा दंश है हमारे समाज के लिए, और सरकार का ये बहुत बड़ा लूप होल है। और युवाओं को और अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करने में मैं इस मामले में सरकार का सबसे अहम योगदान मानता हूं कि हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर कम दे दो, शिक्षा कम दे दो, मकान कम बन जाएंगे, रोड हम टूटी हुई पे काम चला लेंगे, लेकिन जब हमारी नस्ल नहीं रहेगी, हमारा युवा नहीं बचेगा, तो फिर किस काम की जवानी? तो ये बहुत बड़ी समस्या है और दिन प्रतिदिन ये राजस्थान में बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जैसे मेनली आपको कहाँ लगता है कि ये चीज कहाँ बढ़ रही है? एक सिटी साइड में ज्यादा बढ़ रही है, ग्रामीण परिवेश तक पहुंच चुकी है? देखो, कुछ सालों पहले अपन, आप भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जी हो, जी। ये चीज देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज जहां शहर भी इससे जुड़ा हुआ है, और सिटी, अपनी शिक्षा सिटी जैसे कोटा थी, शिक्षा नगरी सीकर है, ये भी इसके दंश झेल रही है। आज ये बड़ी महामारी है, और ये ग्रामीण एरिया में भी अपने विकराल रूप ले चुकी है। जो एमडी है, इसमें एक चिट्टा है। जैसे लोग कहते थे कि पंजाब, उड़ता पंजाब जो बना, उस पे बहुत कुछ दिखाया गया नशे के मामले में, तो अभी वो उड़ता राजस्थान बनता जा रहा है। और अगर सरकार ने होश नहीं लिया, अगर जागे नहीं और इस पे लगाम नहीं लगाई, तो आपको 2-4 साल में और बदहवास हालात राजस्थान के नजर आएंगे, जिसमें युवा अपने मूल कर्तव्यों से, मूल रास्तों से भटक के और इस नशे के आगोश में फंसते ही जाएंगे। युवाओं का एक चीज, जैसे मतलब मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, या आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल के युवा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है अपनी जॉब्स को लेके, फ्रस्ट्रेट है अपना जो भी उनका करंटली चल रहा है उन सब चीज़ों को लेके, और बहुत सी इन फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में कई बार वो मूलभूत चीज़ें मिस कर देता है, जैसे वोटिंग। तो वोटिंग पे आपका युवाओं को क्या कहना है? देखो, युवाओं भाइयों के लिए मेरे को यही कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो असल मायने में जो महापुरुषों के जो संदेश थे वो यही थे कि जागरूक बनो, पढ़ाई करो, और अपने समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छे से अच्छा करो। तो मेनली जो आपने वोटिंग का बताया, तो हमारे जो संगठन है ये लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है। हमारे संगठन में जो पदाधिकारी नियुक्त होते हैं वो किसी की मेहरबानी या चाटुकारिता से नियुक्त नहीं होते हैं। इसी में ये मेरे को बहुत अच्छा मेनली लगा हमारे संगठन का, कि जो भी भाई मेंबर बनेंगे, वो मेंबर यूथ कांग्रेस के मेंबर बनेंगे, उसके बाद में वोट डालेंगे 6 जगह। उन वोटों की गिनती होगी, गिनती होने के बाद जो ज्यादा मतों से विजयी होगा वो प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित होगा। तो वोटिंग की जो प्रक्रिया है ना, उसमें
जागरूकता का ये हमारे संगठन की तरफ से बहुत अच्छा मैसेज है कि हम वोटर कार्ड से ये वोट करवा रहे हैं। हमारी जो यूथ कांग्रेस कमेटी है वो वोटर कार्ड से करवा रही है। आज आप मेनली चुनाव में भी देखोगे तो युवा आपको ये कहते हुए शहर में मिल जाएंगे कि यार अपने को क्या करना है वोट देके। लोग क्या है, युवा क्या है, अपने वोट की ताकत को पहचान रहे नहीं है। जब अपने गांवों में, अपने शहरों में 90% से ऊपर मतदान होने लग जाएंगे और वो जागरूक होके बिना किसी लोभ लालच डर दबाव के वोट करने लग जाएंगे, तो अपने आप सरकारों के तख्ता पलट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो युवा चाहते हैं वो आसानी से हासिल कर लेंगे, एक बार में नहीं तो दूसरी सरकार में हासिल कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि नेपाल में युवाओं ने मिलकर सरकार बना ली। तो राजस्थान के युवाओं को भी मेरा साफ मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें और ज्यादा से ज्यादा वोट मतदान करें, और जब समय आए तो उचित प्रत्याशी का चयन करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और दूसरा, जैसे अभी वोटिंग वाली बात पे अपन आए हैं, तो मेरे को एक चीज़ और है जो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं इस चीज़ को कैसे पूछूं आपको, मतलब मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ का जवाब दे पाओगे या नहीं। आज एक राजनेता बनने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? अगर आप एग्जैक्ट नहीं बताओ कोई बात नहीं, बट कितना पैसा तो लगता है, ये तो मुझे पता है। देखो, ये बहुत बड़ी कठिनाई है, लेकिन मैंने पहले भी कहा आपके सवालों में, राजस्थान के युवाओं को भी मैं ये कहना चाहता हूँ जो आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति में पैसा मायने नहीं रखता है। जो जिसकी जैसी यथास्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से वो लड़ाई लड़े, उत्साह जोश उमंग और कुछ कर गुजरने का मादा रखे और लोगों की सेवा करने का मादा रखे, तो वो राजनीति में अच्छे आयाम स्थापित कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे नेताओं के बारे में सुना होगा, और बहुत सारे नेता अभी भी हैं, अभी अपने अपने आसपास के इलाकों में, अपने आसपास के जिलों में, जो बेहद साधारण गरीब किसान परिवार से निकल के और अपने राजस्थान, अपने देश की संसद में वहां तक पहुंचे हैं, मंत्री भी बने हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी बने हैं। तो कोई बड़ी इसमें मैं कह रहा हूं अतिशयोक्ति नहीं है कि बिना पैसों की राजनीति की जा सकती है। हाँ, कुछ ये है कि आसानी हो जाती है राजनीति में कुछ पैसे हों, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा मानना यह है कि बिना पैसे के भी अगर कोई आदमी राजनीति करना चाहे तो उसमें उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। तो आप कह रहे हो कि एक गरीब किसान का बेटा भी राजनीति में इजीली आ सकता है? बिल्कुल सर। ऐसा नहीं कि पैसे हो तभी राजनीति। जी बिल्कुल, मेरा मानना यही है। हाँ, दूसरा मेरे मन में एक डर भी है, या सवाल कह दो कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप युवा हो और युवा होने के बावजूद आप इतने बड़े जो पद के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो कल को आपके अनुभव की कमी उस आपके फैसलों पे असर नहीं डालेगी? देखो, आपका सवाल लाजमी है। अनुभव का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज भी युगों युगों से जो पीढ़ियों से जो समस्याएं चलती आ रही हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, वो शिक्षा की समस्या है, वो चिकित्सा की समस्या है। वही अपने प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। वो शिक्षा चिकित्सा के मामले में आज डिजिटलाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, रोडें टूटी हुई हैं, पानी की सुविधाएं नहीं है, तो फिर उस अनुभव का क्या फायदा। तो मैं युवा होने के नाते, आज जहाँ 21वीं सदी है, एआई का जमाना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि युवा होने के नाते मैं इन सब चीज़ों में बदलाव लाऊं। और कोठी बंगले मकान महंगी गाड़ियां, ये तो पुराने नेता करते आए हैं, लेकिन जो आम आदमी है, आम युवा है, आम वोटर है, उसके लिए कोई भी नहीं सोचता है। तो उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, डिजिटल शिक्षा लाने की जरूरत है। एआई का जमाना है, डिजिटल लाइब्रेरियां हैं, उनके लिए रोजगार पैदा करने के, फैक्ट्री लगाने के, रिको डेवलप करने की, ये बहुत सारी जरूरतें हैं जो आज युवा ही कर सकता है। युवा सोच है, वही युवाओं को आगे बढ़ा सकती है। ओके। तो एक, जैसे आप आजकल के युवा जो हैं, तो उनके लिए घर वाले कहते हैं कि मेरा बेटा सीए बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये कोई क्यों नहीं कहता है कि मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा? हाँ देखो, ये नायाब क्वेश्चन है आपका। राजनीति काजल की कोठरी है, और इसमें से बेदाग निकलना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि आज तक राजनेताओं ने अपने घर भरने की कार्य कार्य किया है, और अपने बेटों को बाहर विदेश पढ़ाने का कार्य किया है, अपने बेटों के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने का कार्य किया है। और राजनीति में कहीं ना कहीं क्या है कि ये दुर्भावना पैदा हो जाती है कि ये राजनेता आगे जा रहा है, तो उसकी आलोचना, उसकी बुराई या उसका बुरा करने का प्रयास करने की सोच रहती है आम लोगों में। तो एक आम जो भी माँ बाप हैं बिना पॉलिटिशियन बैकग्राउंड के, वो सब ये सोचते हैं कि मेरा बेटा घर खो देगा, अपने सुख चैन खो देगा, अपना कैरियर खो देगा। तो वो कोई भी माँ बाप अपने को राजनीति
करियर में जाने की राय इसीलिए नहीं देता है। और मेरी राय है कि एक पुरानी कहावत है, लीक लीक सभी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ जो चले शायर सिंह सपूत। जैसे मेरे पिताजी टीचर थे, मैं भी एक दौड़ भाग करके आम छोटी सी नौकरी कर लेता, मेरे बेटे भी आम नौकरी पढ़ लिख के नौकरी कर लेंगे। तो समाज में क्या है कि जो मैंने पहले बताया कि भगत सिंह चाहिए, लेकिन वो पड़ोस वाले घर में सबको चाहिए, खुद के घर इसलिए में भगत सिंह सबको बनना पड़ता है, भगत सिंह खुद को बनना पड़ता है, शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि जिस भाई में, जिस बेटे में, जिस बहन में जितना टैलेंट हो उसका टैलेंट यूज आना चाहिए। किसी में बिजनेस करने का टैलेंट है, किसी में पढ़ने का टैलेंट है, किसी में साइंटिस्ट बनने का टैलेंट है, किसी में समाज सेवा करने का टैलेंट है, किसी में राजनीति में जाने का टैलेंट है। तो जिस भाई में जितना टैलेंट हो वो उतना यूज लेना चाहिए, उसकी प्रतिभा को मारना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। इन सभी क्रांतिकारों विचारों के बाद मेरा ये कहना है सभी युवा भाइयों को कि तर्कों की कसौटी पे बगावत करना सीखिए। जवानी हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं होती है। चलो, बहुत सारी चीजें आज जानने के लिए मिली मुझे। ऐसी कुछ चीजें कि एक युवाओं के लिए क्या कर सकता है, एक प्रदेश के लिए एक युवा सोच क्या कर सकती है। विदन मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस्ड होना या एज्ड होना या राजनीति में एक वटवृक्ष जैसा विशाल काय होना जरूरी नहीं है। आपकी सोच कितनी दृढ़ है, आपकी सोच कितनी प्रोग्रेसिव है, ये आपके लिए मायना रखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताई रणवीर जी ने, और एक युवा होने के नाते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं मेरे प्रदेश के सभी भाइयों को, युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपने राजस्थान की रीति नीति परंपरा है, जो संत महात्माओं की और अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको कायम रखें, और शिक्षा, रोजगार और अपने ग्रामीण परिवेश का अपन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा, उनको विकास कैसे कर सकें इस पे कार्य करें। और जो अच्छे युवा जिस पदों पे चले गए, प्रशासनिक पदों पे चले गए, बिजनेसमैन बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, वो अपने मूल स्वरूप की ओर, अपने मूल समाज की ओर, अपने गांव ढाणी की ओर लौटें, और जो अपने पीछे भाई हैं छोटे उनकी मदद करें, और जितना बन पड़े, जिसे जितना जिनसे बन पड़े यथानुसार उनकी मदद करें। और मेरा मानना है कि गांव ढाणी में जो किसान खेती अपना जो मूल कार्य है, उसके साथ साथ अपने छोटे भाइयों को शिक्षा देने का, अच्छे संस्कार देने का कार्य करें, और सूखे नशे से प्लीज दूर रहें, और असली राजस्थानी बनने का कार्य करें। जो राजस्थान की परंपरा रही है उसको निभाने का कार्य करें। मैं सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान। जय राजस्थान।